दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा था कि कैसे ज़ॉम्बियों की भीड़ ने उन खतरनाक गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया था और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ उन सबका खेल खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, उन गुंडों के मरने के बाद आखिर वहां कौन आने वाला था? क्या आपने अंदाजा लगाया या फिर कुछ ऐसा आने वाला है जो पूरे ज़ॉम्बी शहर को हिला देगा? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सच बता रहा हूँ, ये कहानी देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे। अब कहानी शुरू होती है। मुझे एक चालाक ज़ॉम्बी ने पीछे से हमला करके मार दिया, लेकिन किस्मत देखो, मैं फिर से पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया। इस बार मैंने पागलों की तरह राशन और सामान जमा करना शुरू कर दिया और अपने पुराने घर को एक मजबूत प्रलय किले डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदल दिया। तभी दो तरफ से आई ज़ॉम्बियों की सेना ने उन लुटेरों को बीच में फंसा लिया। हालांकि लुटेरों के पास काफी हथियार थे, लेकिन जैसे जैसे और ज़ॉम्बी लड़ाई में जुड़ते गए उनकी गोलियां जल्दी ही खत्म होने लगी। खत्म हो गई गोलियां खत्म। भाई अब क्या करें? आधे घंटे की लड़ाई के बाद लुटेरे पूरी तरह टूट गए। उनके कई साथी ज़ॉम्बियों की भीड़ में समा गए। बाकी बचे दो लोग लड़ते लड़ते पीछे हटते गए और गलती से मेरे घर के नीचे पहुंच गए। वे जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगे। जल्दी दरवाजा खोल, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। भाई इस घर का दरवाजा तो स्टेनलेस स्टील का लगता है, दीवारों पर तो बिजली वाला जाल भी लगा हुआ है, अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। तू बेवकूफ है क्या? बंदूक से ताला तोड़ दे। मेरे घर में घुसना सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने जिद्दी होंगे। चलो अब इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। मैंने अपनी आलू वाली लैंडमाइन निकाली और सीधे नीचे फेंक दी। माइन बिल्कुल उनके पैरों के पास जाकर गिरी और फिर धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ यह तमाशा आखिर खत्म हो गया। अच्छा हुआ मैंने अपने घर का दरवाजा स्टील का मजबूत दरवाजा लगवा दिया था, वरना शायद धमाके में सब टूट जाता। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। नीचे इतनी सारी ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा हो गई है। अब क्या होगा? चिंता मत करो, अगर ज़ॉम्बियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वे धीरे धीरे खुद ही चले जाएंगे। वैसे भी हम घर के अंदर हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार प्याज खाता रहा और फिर नीचे जाकर ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा हो जाता। सच कहूं तो इस प्रलय में मेरी सांस की बदबू भी हथियार बन गई। कुछ बड़े ज़ॉम्बी तो सह लेते थे, लेकिन छोटे छोटे ज़ॉम्बी मेरी बदबू सह ही नहीं पाते थे। आज ज़ॉम्बी महामारी को पूरा 1 महीना हो चुका है। उस सुबह मैं बिस्तर पर लेटा पढ़ाई कर रहा था, तभी बाहर से शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर देखा और जो देखा उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। नीचे खड़े ज़ॉम्बी कुछ अजीब तरह से बहुत ज्यादा उत्साहित लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज ने उकसा दिया हो। फिर मैंने गौर से देखा, कुछ छोटे ज़ॉम्बी मिलकर एक बहुत बड़े और ताकतवर ज़ॉम्बी को उठाकर ला रहे थे। क्या ये तो वही है, पिछली जिंदगी का ज़ॉम्बी किंग? लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? मुझे याद है पिछली जिंदगी में जहाँ भी ज़ॉम्बी किंग आता था वहाँ बाकी ज़ॉम्बियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन अब एक सवाल है, क्या मेरी सांस की बदबू ज़ॉम्बी किंग पर भी काम करेगी? मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद है, मेरी सांस की बदबू ज़ॉम्बी को सिर्फ 2.5 सेकंड के लिए बेहोश कर पाती थी। अगर मैं लगातार उसे दबाकर न रखता तो शायद वह मुझे मार ही देता। लेकिन तभी मैंने नीचे देखा, ज़ॉम्बियों की भीड़ हमारे घर के सामने नहीं रुकी। वे धीरे धीरे सुन शीतों की तरफ बढ़ने लगी। क्या खतरा टल गया या यह तूफान से पहले की शांति है? अब नीचे सिर्फ कुछ छोटे छोटे ज़ॉम्बी ही बचे थे। समय धीरे धीरे रात में बदल गया। मेरे घर के पीछे एक छोटी सी होटल में कुछ लोग जोर जोर से झगड़ रहे थे। होटल का मालिक चिल्लाकर बोला, अब से यहाँ रहने का किराया 10,000 रुपए एक रात और एक कप नूडल्स की कीमत 2,000 रुपए। यह सुनकर लोग गुस्से में आ गए। क्या इस मुसीबत में भी तुम लोगों से पैसा लूटोगे? लेकिन नीचे घूमते ज़ॉम्बियों को देखकर सब लोग मजबूर थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये लोग हमारे घर पर हमला कर सकते हैं? मैंने कहा, संभव है। जब इंसान भूखा होता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थे और चारों तरफ कई तरह के जाल और ट्रैप लगे हुए थे। फिर भी आज रात मैंने खुद पहरा देने का फैसला किया। मैं और लाओ हेई छत पर आ गए। हम मोबाइल देख रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे बहुत बोरियत होने लगी, तो मैंने एक ड्रोन उड़ाया ताकि पूरे गांव की हालत देख सकूं। गांव बहुत बड़ा था, लेकिन हर जगह डरावनी खामोशी थी। सड़क पर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिख रहा था। ड्रोन कई किलोमीटर दूर उड़ता रहा और तभी मुझे दूर एक जगह जलती हुई लाइट दिखाई दी। लेकिन सवाल यह है, जब पूरा गांव खाली है तो उस घर में लाइट कौन जला रहा है? क्या वहाँ कोई इंसान है या फिर कुछ और हमारा इंतजार कर रहा है? रात के करीब 2:30 बजे मैं ड्रोन को कंट्रोल करके पूरे गांव के ऊपर गश्त कर रहा था। मैंने देखा कि गांव वालों के आंगन, बालकनी, बाथरूम, यहाँ तक कि छतों पर भी हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव ही ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुका है। अब इस गांव का नाम गांव नहीं बल्कि ज़ॉम्बी गांव होना चाहिए। ज़ॉम्बियों की संख्या मेरे अनुमान से भी कहीं ज्यादा थी। इसी बीच पीछे वाली होटल की तरफ से अचानक कुछ आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो सामने दूसरी मंजिल पर एक यात्री अपना बैग बालकनी से नीचे फेंक रहा था। बैग के जमीन पर गिरने की आवाज सुनते ही आस-पास के ज़ॉम्बी तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन बैग के अंदर क्या था यह पता नहीं। ज़ॉम्बियों ने सिर्फ उसे सूंघा और फिर वहां से चले गए। तभी मेरी बहन ऊपर आई ताकि मेरे साथ पहरा बदल सके। हम दोनों ने मिलकर एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जिस यात्री ने बैग फेंका था शायद वह 10,000 रुपए का किराया नहीं दे पाया था। तभी दो लोग होटल से बाहर भागते हुए दिखाई दिए। उनका पूरा शरीर कपड़ों से कसकर ढका हुआ था। उनके हाथ पैरों पर भी मोटे कपड़े लपेटे हुए थे। उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से घबराहट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही सब योजना बना रखी हो। लेकिन अजीब बात यह थी, वे लोग आखिर करना क्या चाहते थे? क्या वे भागने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ और योजना थी? दोनों लोग बाहर निकलते ही बिना एक पल रुके आगे की तरफ दौड़ पड़े। उनके हाथों में हथियार भी थे। उस समय रात के करीब 3 बजे थे। हालांकि रात में ज़ॉम्बियों की नजर कमजोर होती है, लेकिन अगर जरा सी भी आवाज हो जाए तो वे तुरंत वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन लगता था कि उन दोनों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। रास्ते में जो ज़ॉम्बी उनके सामने आए वे उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे दोनों एक खाली मकान के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही ज़ॉम्बियों से लड़ाई की आवाजें आने लगी। मैं और मेरी बहन छत पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई रोमांचक एक्शन फिल्म देख रहे हो। हालांकि हम उन दोनों लोगों को जानते भी नहीं थे, फिर भी मन ही मन यही चाह रहे थे कि उनके साथ कुछ बुरा न हो। करीब आधा घंटा बीत गया। अभी अचानक हमने फिर से छत पर उनकी झलक देखी। उनके पूरे शरीर पर लड़ाई के कई निशान थे। उसी समय मुझे सब समझ आ गया। अब मुझे पता चल गया कि उस आदमी ने पहले बैग नीचे क्यों फेंका था। असल में उस बैग के अंदर हथियार भरे हुए थे और शायद वे हथियार होटल के मालिक के थे। उसने बैग को चुपके से नीचे इसलिए फेंका ताकि मालिक को पता न चल सके। लेकिन फिर भी उनका यह कदम बहुत बड़ा जोखिम था। अगर होटल मालिक को पता चल जाता या उन्हें ज़ॉम्बी काट लेते तो सब कुछ बेकार हो जाता। 2-3 साल में पड़ा बोने, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें एक नया सुरक्षित ठिकाना मिल सके। दोनों ने उस घर के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को खत्म किया और दरवाजा बंद कर दिया। अब अगर सब ठीक रहा तो वे दोनों काफी समय तक वहां रह सकते थे। घटनाएं ठीक वैसी ही होने लगी जैसा मैंने पहले अंदाजा लगाया था। वे दोनों लोग जिन ज़ॉम्बियों को मार रहे थे उनकी लाशें उठाकर छत पर ले गए और फिर एक एक करके नीचे फेंकने लगे। उनमें से एक बोला, अब हमें उस होटल के मालिक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब से यही जगह हमारा नया घर होगी। दूसरा बोला, रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? तभी उसने कहा, क्या तुम्हें सामने वाला घर थोड़ा अजीब नहीं लगता? यहाँ तक कि उनके पीछे वाले दरवाजे भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और दीवारों पर बिजली का करंट भी लगा है।
है संभव है कि अंदर बहुत सारा सामान छुपा कर रखा गया हो। दूसरा आदमी बोला तो फिर हमें एक योजना बनानी चाहिए, अगर करना है तो एक ही बार में बड़ा काम करेंगे। यह सुनते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, खत्म। वे दोनों जरूर आग के बाद हमारे घर पर नजर गड़ाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था कि वे कितनी जोरदार लड़ाई कर रहे थे। अब क्या किया जाए? हमारे परिवार में तो 4 लोग ही हैं और हम सब या तो बूढ़े हैं या कमजोर। सीधे मुकाबले में हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी मैंने कहा चिंता मत करो, 2 बंदूकें मुझे जवाब दे देंगी। मेरी बात सुनकर पिताजी चौंक गए। तुम्हें यह बंदूक कहां से मिली? मैंने धीरे से कहा, जो पहले गुंडों का गिरोह आया था, मैं रात में चुपके से जाकर उनकी बंदूक उठा लाया। इस प्रलय में यही असली ताकत है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक हमारा पूरा परिवार अपने शरीर को मजबूत करने में लग गया। आखिरकार ज़ॉम्बी महामारी को 40 दिन हो चुके थे और इस समय तक जो लोग जिंदा बचे हैं वे सभी बहुत खतरनाक लोग हैं। आखिर में इंसानों के बीच भी एक बड़ी लड़ाई होना तय है। तभी अचानक मुझे याद आया, ज़ॉम्बी महामारी शुरू होने से एक दिन पहले पिताजी एक कुरियर वैन लेकर घर आए थे। उसके अंदर पूरा डिब्बा पार्सलों से भरा हुआ था। संभव है कि उनमें से कुछ चीजें हमारे काम आ सकती हैं। वैसे भी अब शायद उन पार्सलों को लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं एक छोटी सी ठेला गाड़ी लेकर घर के गोदाम में पहुंचा। मेरे सामने पूरा का पूरा पार्सलों से भरा ट्रक खड़ा था। यह देखकर मैं अचानक खुश हो गया। इसने सोचा था कि इस उबाऊ प्रलय में भी मुझे सरप्राइज बॉक्स खोलने का मजा मिलेगा। मैंने कुछ पार्सल रैंडम उठाने शुरू किए। आवाज सुनकर पिताजी भी बाहर आ गए। अचानक हमारी नजर एक खास पार्सल पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था गोपनीय डिलीवरी। यह देखते ही पिताजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है तुम्हें ऐसे पार्सल पसंद नहीं होते, तो एक पिता होने के नाते मैं इसे अपने पास रख लेता हूं। मैं तुरंत बोला, पिताजी बाकी सब पार्सल आप ले लीजिए, लेकिन यह वाला पार्सल मेरा है। पिताजी गुस्से में बोले, अरे बदमाश, कभी सुना है बेटा अपने बाप से चीज छीनता है? अगर आज तुमने यह पार्सल मुझे नहीं दिया तो देखना मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता। अरे कभी सुना है कि बेटा अपने बाप से चीज छीनता है? ये पार्सल तो मेरा ही होगा, जरा हाथ लगाकर तो देख, आज तुझे मजा चखा दूंगा। पिताजी की आंखों में इतना पक्का इरादा देखकर मैंने अनमने मन से वह पार्सल उन्हें दे दिया। फिर मैंने दूसरा पार्सल खोला। उसके अंदर पी लाओबान का एक खिलौना फिगर निकला। यह चीज छोटे बच्चों के लिए थोड़ी बचकानी लग सकती है, लेकिन कॉलेज के लड़कों के लिए यह बिल्कुल सही थी। फिर मैंने अपने दोस्त लियू रुयान को फोन लगाया। उसे ऐसे खिलौनों में बहुत दिलचस्पी थी। मैंने कहा, रुयान, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं। वह हंसते हुए बोली, चारों तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, तुम्हें गिफ्ट कहां से मिला? कहीं तुम मुझे कोई ज़ॉम्बी तो नहीं भेजने वाले? मैं मुस्कुराकर बोला, अभी नहीं बताऊंगा, आज रात छत पर मेरा इंतजार करना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रात के 10 बजे मैं और लियू रुयान तय समय पर छत पर पहुंचे। मैंने उस खिलौने को ड्रोन से बांध दिया। लियू रुयान का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। ड्रोन बहुत आसानी से वह खिलौना उसके घर तक ले गया। लेकिन तभी नीचे अचानक एक अजीब घटना हो गई। सामने वाले होटल का मालिक और उसकी पत्नी एक युवा जोड़े को पकड़कर छत पर ले आए। होटल मालिक उस लड़के से बोला, सामने वाले घर में जाओ और कुछ खाने का सामान मांग कर लाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम यहाँ बंधक बनाकर रखेंगे। अगर खाना लेकर वापस नहीं आए तो फिर तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। मेरी बहन और पिताजी उनकी बात तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी उंगलियों का इशारा देखा तो सब समझ गए। मैंने कहा, ये हरामखोर तो हमारे घर पर नजर लगाए बैठे हैं, हमें आसान शिकार समझ रहे हैं क्या? ज़ॉम्बी महामारी को 50 दिन हो चुके थे, उनके पास शायद अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। यही तो है प्रलय के समय इंसान का असली चेहरा। मैंने गुस्से में कहा, अगर वो यहाँ आया तो मैं उससे सीधे भिड़ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह लड़का एक ज़ॉम्बी को मारते हुए घबराया हुआ मेरे घर के सामने आ पहुंचा। फिर उसने अपने हथियार से लगातार दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रहा था, कोई है क्या? कृपया दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अगर मैं खाना लेकर वापस नहीं गया तो वे मेरी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। इतनी तेज आवाज आस पास के ज़ॉम्बियों को जरूर यहाँ खींच लाएगी। क्या यह लड़का पागल हो गया है? वह एक तरफ दरवाजा पीट रहा था और दूसरी तरफ घबराकर चारों तरफ देख रहा था। लगता था ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगे थे। जब हमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने घबराकर और जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, क्या यह आदमी भूख से पागल हो गया है? मेरे घर का दरवाजा इतना मजबूत है कि तुम चाहे पूरा दिन मारो तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया, वह यह सब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन अफसोस, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। अभी पीछे से ज़ॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ उसकी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा, अब तो यह गया। लेकिन वह लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। क्या वह भागेगा नहीं? क्या वह भागेगा नहीं? वह लड़का बार बार दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था, कृपया हमारी मदद करो, थोड़ा सा खाना दे दो। अगर अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर चुकाऊंगा। यह देखकर मेरे पिताजी घबरा गए और तुरंत बड़ा लाउडस्पीकर उठाकर चिल्लाने लगे, अरे तुम्हारे पीछे दर्जनों ज़ॉम्बी आ रहे हैं, जल्दी भागो। जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अब ज़ॉम्बी दोनों तरफ से उसकी ओर बढ़ रहे थे। लग रहा था कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी ऐसे खतरनाक समय में लियू रुयान के दादाजी ने दरवाजा खोल दिया। मैं चौंक गया, अरे ये बूढ़े ने दरवाजा क्यों खोल दिया? मैं तो दादाजी को कहना ही भूल गया था कि दरवाजा मत खोलना, मुझे जल्दी नीचे जाना होगा। उधर जैसे ही लड़के ने देखा कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है, वह तुरंत सामने खड़े ज़ॉम्बी को धक्का देकर पूरी ताकत से उस घर की ओर भागा। अंदर पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ लहर की तरह वहां पहुंच गई। कुछ ही सेकंड में पूरा दरवाजा ज़ॉम्बियों से भर गया। यह देखकर बूढ़े दादाजी भी काफी डर गए। तभी रुयान ने खिड़की खोली और ऊपर से चिल्लाकर कहा, जल्दी तुम दोनों दूसरी मंजिल पर आ जाओ। वैसे तो दादाजी एक बहुत अच्छे इंसान थे। वह कई बार बूढ़ी औरतों को सड़क पार करवाते थे और गांव के लोगों की भी मदद करते रहते थे। लेकिन अफसोस, उनकी सोच थोड़ी धीमी थी। उधर से आवाज आई, मोबाइल, जल्दी हमारी मदद करो, हमारे घर का दरवाजा अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैंने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम बहुत घबराए हुए हो, लेकिन घबराओ मत, जो भी सामान मिल सके उसे दरवाजे के सामने लगाकर रोको। लड़के ने कहा, हमने जितना सामान उठा सकते थे सब लगा दिया है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ सामान लगाने से समस्या हल नहीं होगी। यह सुनकर मैं भी कुछ पल के लिए उलझ गया। हालांकि मेरे घर में अभी भी कुछ आलू वाले लैंडमाइन थे, लेकिन अगर उन्हें इस्तेमाल करता तो बहुत बड़ा धमाका होता और इससे और भी ज्यादा ज़ॉम्बी यहाँ आ जाते। तभी मेरी बहन मेरा क्रॉसबो, धनुष, बाण लेकर आई। मैंने तुरंत एक ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधे उसके सिर में जा लगा। फिर मैंने लगातार कई तीर छोड़े, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ज़ॉम्बियों के दिमाग लगभग बेकार होते हैं। उनके आस-पास उनके साथी गिर रहे थे, लेकिन उन्हें डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी बहन घबराकर बोली, भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उनके घर का दरवाजा अब टूटने ही वाला है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, लगता है अब मुझे अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहन, प्याज ले आओ। मेरी बात सुनते ही मेरी बहन समझ गई कि मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ ही देर में हम तीनों ने मिलकर कई टोकरियां भरकर प्याज मेरे पास ला दिए। मैं हल्के से मुस्कुराया और फिर पागलों की तरह प्याज खाने लगा। पिताजी भी तुरंत समझ गए। उन्होंने घर का लंबा पाइप उठाया और उसे सीधे ज़ॉम्बियों की भीड़ की ओर कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था शायद ज़ॉम्बियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आदमी बहुत अजीब था। ज़ॉम्बियों का सामना करते हुए वह न तो डर रहा था बल्कि आराम से प्याज खाने लगा। असल में उसे अपने मुंह की बदबू पर पूरा भरोसा था। उसने पहले से तैयार किया हुआ पाइप उठाया और उसे ज़ॉम्बियों की भीड़ की तरफ कर दिया। फिर वह पाइप में लगातार फूंक मारने लगा। उसके मुंह की बदबू के असर से ज़ॉम्बी एक एक करके चक्कर खाकर गिरने लगे। कोई भी उसकी भयानक बदबू को ज्यादा देर तक सह नहीं पा रहा था। मोबाइल, लगे रहो, हमारा पूरा परिवार बचेगा या नहीं, अब सब तुम्हारे ऊपर है। पिताजी भी चिल्लाए, शाबाश बेटा, तुम्हारी मुंह की बदबू सच में नाम के लायक है। इन छोटे लेवल के ज़ॉम्बियों के लिए इसे सह पाना बिल्कुल नामुमकिन है। आखिरकार आखिरी ज़ॉम्बी भी गिर गया और मैं भी अपनी सारी ताकत खोकर थक कर बैठ गया। इस घटना की वजह से लियू रुयान के परिवार की हरकतों ने आस पास के सभी गांव वालों को भी जगा दिया। कई लोग तो दूरबीन से हमारे घर को देखने लगे। अब पिताजी ने सबको जोर से चेतावनी दी, आस पास के सभी बचे हुए लोग सुन लो, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस घटना की वजह से मैंने न सिर्फ लियू रुयान के परिवार को खतरे से बचाया, बल्कि उन सभी लोगों को भी एक कड़ी चेतावनी दे दी जो हमारे घर पर नजर गड़ाए बैठे थे। लगता था कुछ समय के लिए हालात थोड़े शांत रहेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं होगा तो जल्द ही कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। रात के 2:30 बजे अचानक लियू रुयान के घर का दरवाजा फिर से खुला और एक चोरी छिपे चलता हुआ साया बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके कंधे पर कई बड़े बड़े बैग लटके हुए थे। वह धीरे धीरे मेरे घर के सामने वाली तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर मुझे तुरंत शक हुआ, क्या यह लियू रुयान के घर का खाना ले जा रहा है?
लगता था वह खाना लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जा रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था उसे प्यार में अंधा कहूं या फिर एक अच्छा इंसान। लेकिन उसके चले जाने से मुझे थोड़ा सुकून मिला। कम से कम वह रुयान के घर में तो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे चलकर वह क्या अजीब हरकत कर सकता है। आखिरकार इंसान की फितरत कभी भी बदल सकती है। मैं चुपचाप देखता रहा जब वह लड़का धीरे धीरे सामने वाली इमारत तक पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, अचानक उसके पैर के नीचे एक हड्डी आ गई। चटाक, हड्डी टूटने की आवाज आस पास के ज़ॉम्बियों को जगा गई। उससे सिर्फ 2.5 मीटर दूर 3 ज़ॉम्बियों ने एक साथ सिर घुमा लिया। वे दांत दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़का घबरा गया। वह तुरंत दरवाजा पीटने लगा। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं खाना लेकर वापस आ गया हूं। उधर होटल का मालिक और उसकी पत्नी ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। लड़के की बांधी हुई गर्लफ्रेंड भी उनके पीछे खड़ी थी। लड़का घबरा कर चिल्लाया, पीछे से ज़ॉम्बी आ रहे हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन होटल मालिक बोला, इसे अंदर मत आने दो, इसे इतना सा खाना लेकर आया है, मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगा। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी घबरा गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम लोग इंसान हो भी या नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड खाना लेकर वापस आया है, फिर भी तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पीछे कई ज़ॉम्बी खड़े हैं? अगर दरवाजा खोल दिया और ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो क्या होगा? तब हम सब मर जाएंगे। जब उस लड़के को साफ पता चल गया कि होटल का मालिक उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, तो उसने खाना, जो अब किसी काम का नहीं था, सीधे ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक दिया। फिर वह मुड़कर सीधे लियू रुयान के घर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बाहर निकलते समय उसने अपने लिए पीछे का रास्ता खुला छोड़ा था। उसने दरवाजा लॉक ही नहीं किया था। लड़के के चेहरे पर एक चालाक और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, अचानक अंदर से एक हाथ आया और दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। अंदर से आवाज आई, तुम जैसे इंसान यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। हमारे घर का खाना चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने गए थे और जाते समय दरवाजा तक बंद नहीं किया। अगर ज़ॉम्बी अंदर आ जाते तो क्या होता? लड़का जल्दी से बोला, मैंने तो बस अपने लिए एक रास्ता खुला छोड़ा था। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। लेकिन अंदर से जवाब आया, तुम जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं तुम्हें दोबारा अंदर नहीं आने दूंगा। लड़का गुस्से में चिल्लाया, तुम बस इंतजार करो, अगर मैं ज़ॉम्बी भी बन गया तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह वह लड़का हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूरा गांव एक बार फिर शांत होता हुआ दिखाई देने लगा। मैंने फिर से अपना ड्रोन उड़ाया और पूरे गांव की निगरानी करने लगा। गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर कुछ ऐसे ज़ॉम्बी थे जिन्हें गांव में खाना नहीं मिला था। वे धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि ये गांव छोड़कर जाने वाले ज़ॉम्बी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा होती है और वहां उन्हें जरूर खाना मिल जाएगा। आज ज़ॉम्बी वायरस फैलने का 55वां दिन था। पिछली बार जब पिताजी ने गांव वालों को चेतावनी दी थी, उसके बाद किसी ने भी हमारे घर के सामान पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की। पिताजी हर दिन सोलर पैनल और जनरेटर की देखभाल करते थे और मैं बहुत मेहनत से फूंक मारने की प्रैक्टिस करता था। अब मेरी हमले की गति और दूरी दोनों काफी बढ़ चुकी थी। मेरी सांस की बदबू 2 मीटर के अंदर आने वाले किसी भी ज़ॉम्बी को बेहोश कर सकती थी। मेरी बहन क्रॉसबो चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। हमारा परिवार काफी शांत और आराम से दिन बिता रहा था। लेकिन यह छोटी सी शांति अचानक एक तेज चीख से टूट गई। वह आवाज उस लड़की की थी जो पहले बंधी हुई थी। वह कमरे से बाहर निकलकर बालकनी पर आ गई थी और जोर जोर से अपने उस बॉयफ्रेंड को पुकार रही थी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वह रोते हुए बोली, मेरे प्रिय, जब से तुम ज़ॉम्बी बने हो मैं ठीक से खा भी नहीं पाती और सो भी नहीं पाती। हर दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अगर तुम मेरी बात समझ सकते हो तो प्लीज होटल के मालिक को भी ज़ॉम्बी बना दो। अंधेरे में वह लड़की चिल्लाई, अगर तुम अभी भी इंसानों की बात समझ सकते हो तो जाकर उस होटल के मालिक को भी ज़ॉम्बी बना दो। जैसे ही होटल के मालिक ने यह सुना, वह तुरंत कमरे से बाहर भागकर आए और गुस्से से उसे घूरने लगा। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने साफ देखा उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ पैरों पर भी कई घाव थे। लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, तुम दोनों जानवरों ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला। तुम दोनों ही सबसे पहले ज़ॉम्बी बनने के लायक हो। वह लड़की जितना बोल रही थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में आ रही थी। वह हथियार लहराते हुए होटल मालिक की तरफ बढ़ने लगी। होटल मालिक घबरा गया, यह लड़की पागल हो चुकी है, चलो यहाँ से जल्दी। उधर नीचे ज़ॉम्बियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मजबूर होकर होटल मालिक उस लड़की को छोड़कर फिर से कमरे के अंदर भाग गया और दरवाजा बंद करके उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस लड़की ने अब फैसला कर लिया था, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरना चाहती थी। वह बिना झिझक सीधे नीचे कूद गई और तुरंत ज़ॉम्बियों की भीड़ में गायब हो गई। होटल के दरवाजे और खिड़कियां ज्यादा मजबूत नहीं थे। ज़ॉम्बियों के लिए उन्हें तोड़ना सिर्फ समय की बात थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। 10 मिनट भी नहीं लगे और उस काले धंधे वाले होटल पर पूरी तरह ज़ॉम्बियों का कब्जा हो गया। होटल का मालिक भी आखिरकार ज़ॉम्बियों का खाना बन गया। वह आदमी ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा बुरा था। शायद यह उसी की सजा थी। उस दिन के बाद गांव से एक काला होटल कम हो गया और उसकी जगह हाथ पकड़कर घूमने वाले 2 ज़ॉम्बी प्रेमी ज्यादा हो गए। अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने का 60वां दिन था। फिर भी कुछ बहादुर लोग अब भी बाहर निकलकर खाना ढूंढते थे। कुछ किस्मत वाले लोग भरा हुआ सामान लेकर वापस आते, लेकिन बदकिस्मत लोग ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते। लेकिन मैंने पहले ही बहुत सारा खाना जमा कर लिया था, इसलिए मेरे परिवार को खाने की कोई चिंता नहीं थी। उस दिन भी मैं रोज की तरह छत पर निगरानी कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बियों की भीड़ धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी और उनके बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था ज़ॉम्बियों का राजा। यह दूसरी बार था जब मैंने ऐसा दृश्य देखा था। क्या पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका है? वे लोग ज़ॉम्बी राजा को उठाकर पूरे इलाके की निगरानी कर रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, उस भीड़ में कई ज़ॉम्बी सूट पहने हुए थे। यह साफ दिख रहा था कि वे शहर से आए हुए ज़ॉम्बी थे। जहां जहां ज़ॉम्बी राजा गुजरता वहां छोटे ज़ॉम्बी अजीब तरह से उत्साहित हो जाते। हमने अपने घर की दीवारों को ऊंचा और मजबूत बना दिया है और उन पर हाई वोल्टेज बिजली की तारें भी लगा दी। लेकिन अगर ज़ॉम्बी राजा के नियंत्रण में बहुत बड़ी संख्या में छोटे ज़ॉम्बी हमारे घर पर हमला कर दें तो हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। खुशकिस्मती से हमने पहले से एक तैयारी कर रखी है, वह है हमारे घर का तहखाना। अगर ज़ॉम्बियों की भीड़ हमारे घर की तरफ हमला करने लगे तो हम सब तहखाने में छिप जाएंगे और 10-15 दिन बाद फिर बाहर निकलेंगे। हाँ, सही कहा। वैसे भी तहखाने में बहुत सारा खाना रखा हुआ है, हमें भूखे रहने की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर हम तहखाने में छिप गए तो जिस घर को बनाने और मजबूत करने में हमने इतनी मेहनत की है, संभव है कि वह ज़ॉम्बियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। तब घर के अंदर हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होंगे। क्या हम जिंदगी भर तहखाने में ही रहेंगे? तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? अब एक ही तरीका बचा है, हमें ज़ॉम्बियों की भीड़ को किसी तरह यहाँ से दूर ले जाना होगा। तभी मेरी बहन बोली, भैया तुम्हारी मुंह की बदबू वाली ट्रेनिंग कैसी चल रही है? क्या तुम अपनी बदबू से इन ज़ॉम्बियों को भगा सकते हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, मुझसे उम्मीद मत करो। एक एम चाहे मेरी बदबू कितनी भी तेज हो, मैं एक साथ इतने ज़ॉम्बियों को बेहोश नहीं कर सकता। तुम लोग ज़ॉम्बियों को ध्यान से देखो, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी राजा को भूख लगी हो और ये छोटे ज़ॉम्बी उसके लिए खाना ढूंढ रहे हो, इसलिए ही वे यहाँ रुक गए हैं? ज़ॉम्बियों का खाना असल में जीवित प्राणी होते हैं, लेकिन अगर आसपास किसी इंसान का कोई निशान ही न मिले तो क्या ज़ॉम्बियों की यह भीड़ हमेशा यहीं रुकी रहेगी? इतना निराश मत हो, कोई ना कोई तरीका जरूर निकल आएगा। फिलहाल हमारे घर में 3 सुरक्षा परतें हैं। पहली सुरक्षा परत है बाहर की मजबूत सीमेंट की दीवार जिस पर बिजली का जाल भी लगाया गया है, लेकिन यह सोचकर कि बिजली का जाल कभी खराब भी हो सकता है, हमने दीवार के अंदर जमीन पर बहुत सारे लोहे के नुकीले कांटे भी लगा दिए हैं। अगर कोई ज़ॉम्बी दीवार पार करके अंदर आ भी गया तो वह सीधे कांटों में फंसकर शाही की तरह छिप जाएगा। और सामने तथा पीछे दोनों दरवाजे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, उनकी मजबूती पर कोई शक नहीं है। दूसरी सुरक्षा परत है बुलेट प्रूफ ग्लास। अगर कोई ज़ॉम्बी घर की तरफ चीजें फेंककर हमला करे तो भी वह थोड़े समय में इसे तोड़ नहीं पाएगा और उस दौरान हम अपने हथियारों से वापस हमला कर सकते हैं। हमारे पास आलू वाले लैंडमाइन है, हथियार है, क्रॉसबो और तीर है और सबसे खास मेरा अंतिम हथियार मुंह की बदबू। अगर ज़ॉम्बी पूरी ताकत से हमला भी कर दे तो भी हम अपने घर के तहखाने में छिप सकते हैं। यह हमारी आखिरी सुरक्षा परत है। तहखाने में कई सालों का खाना जमा है, वहाँ पूरा वेंटिलेशन सिस्टम है, जनरेटर है और हर तरह के हथियार और उपकरण भी है, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगता है अब हमें बस हालात के हिसाब से एक कदम आगे बढ़ना
बढ़ाना होगा। तभी मेरी बहन बोली, हाँ और सुनो दूसरे भैया, वह जो गुप्त डिलीवरी वाला पार्सल था वह खराब हो गया है, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में रख दिया है, जब समय मिले तो उसे ठीक कर दे। मैंने ड्रोन का इस्तेमाल करके आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। सड़क पर घना और विशाल ज़ॉम्बियों का झुंड चल रहा था और उनका नेता आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, मानो छोटे ज़ॉम्बी उसके लिए खाना ढूंढ कर लाए। हे भगवान, पूरा गांव ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, कम से कम कई हजार ज़ॉम्बी तो होंगे ही। सौभाग्य से ज़ॉम्बियों की इस सेना ने अभी तक हमारे घर को नहीं देखा था। जब तक हम कोई आवाज नहीं करेंगे तब तक शायद वे हमारे घर पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठे रहें तो यह भी कोई स्थायी समाधान नहीं। अगर ज़ॉम्बी राजा को बहुत भूख लग गई, हो सकता है वह छोटे ज़ॉम्बियों को आदेश दे कि वे घर घर जाकर इंसानों को ढूंढें। अचानक किसी ने कहा, जल्दी देखो लियू रुयान के घर की तरफ। मैं तुरंत दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर दौड़ा और देखा कि रुयान के घर के दरवाजे पर ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वह और उसके दादाजी जल्दी जल्दी टेबल और कुर्सियां लाकर दरवाजे के सामने लगा रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ ज़ॉम्बी तो पहले ही घर के अंदर घुसने लगे थे। रुयान आखिरकार मेरी भविष्य की बहू है, उसे ऐसी मुसीबत में देखकर मेरा दिल भी नहीं मान रहा था। मैंने कहा, अब तो अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, मेरे और रुयान के रिश्ते की बात फिलहाल रहने दो। अभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों ना लियू रुयान को हमारे घर ले आए, अगर हम सब साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैंने कहा, मुझे यह ठीक लगता है, लेकिन उसके दादाजी ठीक से चल भी नहीं पाते। अगर हम अभी उन्हें लेने गए तो यह बहुत खतरनाक होगा, हमें रात होने तक इंतजार करना होगा। फिर मैंने योजना बताई, मैं कार लेकर निकलूंगा और ज्यादातर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लूंगा, उसके बाद तुम दोनों मौका देखकर उन्हें यहाँ ले आना। तभी किसी ने कहा, मेरी ड्राइविंग अच्छी है, मैं ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लूंगा। दूसरे ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा। तभी पिताजी गुस्से में बोले, तुम दोनों चुप रहो, ऐसा काम मुझे जैसे बूढ़े आदमी को करना चाहिए, बहस मत करो। यह योजना मैंने बनाई है तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। असल में हम सबके दिल में एक ही बात थी, हजारों ज़ॉम्बियों के सामने जो भी कार लेकर बाहर जाएगा उसके वापस आने की संभावना बहुत कम होगी, लेकिन मैं एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते अपने परिवार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। मैंने घर का सुअर का मांस उठाया और उसे कार पर बांध दिया। इससे कार की आवाज के साथ साथ मांस की गंध भी ज़ॉम्बियों को आकर्षित करेगी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो यह भी मेरी किस्मत ही होगी। समय बीता और रात के 2:30 बज गए। सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बी अब पहले की तरह उग्र नहीं थे, वे ऐसे लग रहे थे जैसे हवा निकले गुब्बारे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैं गैरेज की ओर पहुंचा, अचानक कार तेजी से बाहर निकल गई। मैं घबरा गया और तुरंत दूसरी मंजिल की खिड़की पर दौड़ा। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि कार मेरी बहन चला रही थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।